अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। Is it really a good morning? अच्छा, अब आपको अभी तक आपको इतना फर्क पड़ता है कि आपके दिन का तयन हो रहा है इन चीजों के ऊपर? मुझे पर्सनली ना ले, लेकिन पड़ता है, जिन लोगों को पड़ता है पड़ता उनको तो पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है अब इतना भी अपने आसाब पर हमें हावी नहीं करना, ऐसे At all. या सवार नहीं करना, एट ऑल नहीं In करना fact, you must be wondering what we are कि talking about. हमारा मूड जो है ये क्रिकेट मैच में जीत या हार डिटरमिन करे। आपको पता है लोगों को हार्ट अटैक्स और इस किस्म की चीजें भी हो जाती होती हैं क्योंकि हम वैसे अब मेरा ख्याल है कि हम इतने आदी हो गए हैं इस ऊंच नीच के कि we have surpassed that heart attack and लेकिन my anxiety and panic commiserations stage. for the people who were in the stadium to watch the match, क्योंकि जो गर्मी का आलम था ना, वो तो हमें क्रिकेटर्स से ही उन्हीं को देख के बेचारों को नजर आ रहा था, लेकिन जो लोग देखने गए हुए थे who braved it, तो और फिर मैच भी नहीं जीता पाकिस्तान, तो उनके लिए तो खैर मैं मेरी क्या कहूँ, अफसोस है मुझे आप लोगों के लिए। इन एनी केस जी, लाहौर में ये दूसरा बाय द वे था वनडे, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सिर्फ ओवरऑल दूसरा था, लाहौर में पहला था, इससे पहले वाला पिंडी में हुआ था। अच्छा, पहले वाला पिंडी में था, दैट वी वन। हाँ, ये दूसरा था लाहौर में, ओवरऑल ये दूसरा था, एंड वी वर होपिंग, कल ही हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम ये जीत गए ना तो फिर सीरीज हमारे नाम हो जाएगी, बट सीरीज अभी इनफैक्ट यू नो दिस हैज बिकम इवन मोर कांटेदार एक कंपटीशन हो गया कि एक हम जीते एक वो जीते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द थर्ड वन। सो ये तीन मैचों की सीरीज है, जैसा कि आपने बताया, एक से अब बराबर हो गई है, कांटेदार हो गई है। मैच में, कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 231 रन बनाए। जाहिर है कोई बड़ा स्कोर नहीं था एक वनडे इंटरनेशनल को देखते हुए। कैमरन ग्रीन ने 53, कप्तान जोश ने 51, और जवाबी इनिंग में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर खज़ां रसीदा पत्तों की तरह झड़ता चला गया। I think it's also an obsolete term now. I think. Thank you. हाँ, मतलब I'm बस thinking आउट what do होते you चले say? गए, और 232 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 232 कैसे हुए? हमारी आधी टीम 58 रन पर पवेलियन पहुंच गई थी। Can you imagine? मतलब when it started and it ended. मतलब उसके बाद, और आपको पता है ओडीआई को देखना टीवी पे भी अगर आप देख रहे हो तो बड़ा आपको एक जज्बा चाहिए और बड़ी आपको डेडिकेशन चाहिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग मैच। लेकिन शुरू में जब ये हालात हो जाएं, देन आई वेंट फॉर अ वॉक। मतलब ओडीआई देखने का भी सब्र नहीं रहा है। नहीं, ओडीआई इज अ वेरी लॉन्ग मैच। T20 तक ही हैं हम, आपको पता है, मैं तो पहले ही बहुत बार कहती हूं ओडीआई वगैरह। Did you? हाँ, आई डिड वॉच इट। मां सदाकत 0, साहबजादा फरहान 3 पर चलते बने। बाबर आजम, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी फॉर्म बहाल हो गई है, वो सिर्फ 16 रन बनाकर मेहमान ही साबित हुए। सलमान आगा ने कल सख्त मायूस किया, सिर्फ 7 रन बना सके। अब्दुल समद 2 बनाकर आउट हो गए, और 44वें ओवर में कौमी टीम 190 पर आउट हो गई। 40-41 रन से 50 ओवर पूरे ना खेल पाए, शादाब ये भी बहुत बड़ी बात पे तनकीद हो रही थी, लेकिन उन्होंने कल रन जरूर कर दिए, उन्होंने 71 रन बनाए। हाँ, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो हो ही गया। मतलब शादाब ने समझे कि मैच तो हार गए, लेकिन अपने आप को रिडीम कर लिया। शादाब ने विकेट नहीं ली ना, मेरा ख्याल है कोई या ली कोई। So we shall find out because we have our experts with us। कल भी नहीं ली, and it's been many matches, और सिक्कू के पास वो रिकॉर्ड है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं अब या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, क्योंकि शादाब को हमने हमेशा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही कंसीडर किया जाना है। Why don't we go to our guests और उनसे पूछते हैं, क्योंकि शादाब को भी हम डिस्कस करते रहे हैं, और सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, राशिद लतीफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिकंदर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यू वर नॉट इन अ वेरी हैप्पी मूड। सुबह सुबह जगाने पे जरा ये हमसे नाराज थे। मैं भी राशिद को यही कह रहा था कि यार वो राशिद मुझे क्या बोलेंगे, मैंने कहा वही रटा है जो मैंने आज से 3 साल पहले लिख लिया था, वही बोलता रहता हूँ। तो फिर सिकंदर शुरू हो जाए, बताएं कि आप हार्ट अटैक भी नहीं होता, मतलब आप खामखा परेशान हो रही हैं, ना लोग टीवी तोड़ रहे हैं, ना हार्ट अटैक हो रहा है। That is true। इतनी परेशानी नहीं। हम चिल हो गए, सब लोग आदी हो गए। आदी हो गए। मैं पहले तो एक शेर पढ़ता हूँ जी, इरशाद। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में जी, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। यानी कि हमने जो जाल बनाया था, हम खुद ही उसमें फंसते जा रहे हैं। माशाल्लाह से पूरी दुनिया को हमने बता दिया है कि भाइयों, जब भी पाकिस्तान आओ तो 4-4, 5-5 स्पिनर लेकर आओ, अच्छे स्पिनर लेके आओ, और जब पाकिस्तान बाहर आए तो थोड़ी सी तेज विकेट बना दो। मतलब पैथेटिक परफॉर्मेंस। इस लिहाज से चले, मैं आप लोग कह रहे थे ना कि शादाब ने बॉलर है या बैट्समैन है, ही इज अ वेरी गुड फील्डर। ये तो कल मैंने देखा, मैं हमेशा कहता हूँ ही इज अ वेरी गुड फील्डर। इधर से डाइव मारता है, इधर से रोकता है।
मगर उसको आप जबरदस्ती बॉलिंग करा करा के, आप देखें जब आप उसको बॉलिंग कराते हैं तो उस वक्त लेकर आते हैं जब फील्ड फैल जाती है, उस वक्त लेके आते हैं जब बैट्समैन नीचे वाले आए होते हैं, मारने वाले शायद आउट पर। इस तरह क्रिकेट नहीं चलती। मैंने पहले भी कहा था कि ये समद कौन है, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी 6 नंबर की जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जहां से वो लड़का आके, जैसे अब्दुल रजाक था, शाहिद अफरीदी थे, इस किस्म के लोग आके इनिंग को बिल्ड करते हैं। इस बेचारे बच्चे के, वेरी सॉरी बेटा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मगर आपका स्कोर बता रहा है कि आपने 456 रन अपनी जिंदगी में किए और माशाल्लाह से आप 30 साल के, 30 साल की उम्र में आपने 456, 30, ही इज 29 प्लस कुछ डेज हैं, तो ही इज 30 years old playing for Pakistan and he only scored 456 run in first class cricket. अच्छा, अब्दुल समद और for that matter anybody who has been given a chance to play for Pakistan, anybody would opt. वो लोग तो दौड़ते हुए आएंगे जो इनको ला रहे हैं, जो इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, उनसे हमें सवाल करना है ना। जी राशिद भाई के पास आते हैं यही सवाल लेके कि अब्दुल समद की बात कर रहे हैं या for that matter किसी की भी बात करें, मतलब 30 साल से अबव अगर लड़का हो गया है और उसके 400 प्लस रन हैं और परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है, विदाउट नेमिंग एनीवन, तो जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनसे फिर पूछें कि भाई क्या क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, हमें समझा दीजिए कि क्या क्राइटेरिया था। तो दो तेरे दो मेरे, तो ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और एज मैटर नहीं करती, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस बहुत मैटर करते हैं इस एज में। यहाँ इस एज में तकरीबन 150 फर्स्ट क्लास मैच हो जाने चाहिए थे और 10-15 सेंचुरीज होती हैं, तो फिर आप उसको कंसीडर करते हैं किसी भी फॉर्मेट में सेलेक्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ PSL में परफॉर्मेंस जरूरी है, आप फर्स्ट क्लास में करते हैं, आप एक रोजा लिस्ट एक की होती है उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। ये टीम जो है टोटली लग रही है ये T20 की है, क्योंकि साहबजादा फरहान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, काफी अरसे से लिस्ट नहीं खेले हुए वो, और वनडे इंटरनेशनल में देखें 5वां 6वां मैच था, उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं है जिस तरह से T20 में। T20 में उन्होंने मॉडिफाई किया था अपनी बैटिंग को और डिफरेंट तरीके से खेलने लगे थे और ओपन करके अपने लेग को ओपन करके मारने लगे थे। वनडे में ये चांस नहीं मिलता उनको, तो वो जब डिफेंस में जाते हैं, और डिफेंस बहुत वीक है हमारे बैट्समैन का। कल आपने देखा नेथन एलिस ने एक्सपोज किया पेस से अपनी और स्लोअर वन से, तो जहाँ पे थोड़ी सी बैटिंग का भी इश्यू आ रहा है, जो हम इतनी लंबी बैटिंग करा रहे हैं, 9 नंबर तक हमारे पास शाहीन है और हम 41 रन से मैच हार गए, जिसमें 71 रन शादाब के थे। तो ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि हमने जो खबर खोदी थी किसी के लिए, उसी में हम लेटे हुए हैं। ये गलत तरीका है कि क्रिकेट खेलने का और खिलाने का। तो क्रिकेट बोर्ड को एक दफा फिर सोचना पड़ेगा, जिनको जिम्मेदारियां दी हैं और मुश्किलात आ रही हैं हमें। देखें बांग्लादेश वाला अभी भूला नहीं, ये तो भूल जाएंगे, अब वनडे नहीं याद रहते, टेस्ट मैचेस हमेशा याद रहेंगे। अभी हम रिसेंटली 1 महीने पहले हम हार के आए हुए 2-0, उसके बाद एक और हार गए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं, बट राशिद भाई यही तो कंसर्निंग बात है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो किस चीज से मुतमईन होंगे और किस पिच पे, लेट्स सपोज कौन सी पिच होगी जिस पे खेलेंगे, अप्रोच ही गलत है। ये अप्रोच ही गलत है, मतलब आप स्पिनर बना दें, वो वहां नहीं खेल सकते। वो उन्होंने क्या एंड में वन टिप बॉल ही खेलना है उन्होंने, और कुछ नहीं कर पाना। वन टिप भी खिला दे, टीम गलत है। मैं ये समझता हूँ सिलेक्शन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रिसेंटली सारे खेले हुए इनके साथ के लोग हैं और ये अलग नहीं हो रहे, वही लोग हैं, वही एक सेट माइंड सेट है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चिपका हुआ है। इसको बेहतर करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास वही माइंडसेट का कोच भी आ गया जो कि T20 पे बिलीव करता है कि हर कोई बैटिंग भी कर ले, हर कोई बॉलिंग भी कर ले, ना बैटिंग हो पा रही है ना बॉलिंग हो पा रही है। ठीक है, हम सीरीज हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन ये अपनी होम सीरीज में हम 231 चेज ना कर सकें, ये तो एक गलत चीज है ना कि आप शर्मिंदगी का मकाम है, और इसको इस पे रियलाइजेशन सबको होनी चाहिए। मतलब इसको ब्रश अंडर द कार्पेट नहीं किया जा सकता। सिकंदर, आप 150 मैचेस की बात कर रहे थे राशिद भाई, मुझे तो लग रहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो जाने माने नाम हैं, 150 तो फर्स्ट क्लास उनके भी नहीं पूरे हुए होंगे। हाँ, ये जैसे शादाब, शाहीन, हारिस, इन सारों के 150 हुए हुए। देखिए शाहीन के तकरीबन 100 समथिंग है, शादाब के कुछ 70 के करीब हैं। ये पुराने लड़के ना, इनके तो कुछ हुए हुए हैं ना। इनके अलावा जो है काफी लड़कों के कम है। जो राशिद कल राशिद ने ना एक बात कही थी, मैं सुन रहा था इनको, उसने कहा कि सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं, नंबर 1,
और ऊपर से सख्त किस्म के इनको सुना है, मैंने भी सुना है किसी सोर्सेस से कि ऊपर से जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग, उन्होंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, ये क्रिकेट है या क्या है कि हम बांग्लादेश से हारे हैं। तो अब उन्होंने कहा भाई हर हाल में जीतना है, तो उन्होंने कहा जो हर हाल में जीतना है तो ले आए जी इंडस्ट्रियल फैन। यार टर्निंग विकेट्स आप बना रहे हैं, कितनी बनाएंगे आप? आपकी तो बैटिंग खत्म हो गई है, मतलब है कि किसी को खेलना भी नहीं आता। तो अब फिर क्या होगा? अब कप्तानी की हम बात कर लेते हैं कि शादाब को उन्होंने 9 ओवर करा दिए, 56 रन 6 की एवरेज से खा लिया। मां सदाकत के लिए कल मैंने बात की, उन्होंने चलो उसको बॉलिंग कराई, वो उसने अच्छी खासी 2 ओवर में 7 रन दिए, तो भाई 2-4 ओवर और करा देते, रन तो रोकते। आप टेक्निकली लेके चले ना, अरफात से आपने पहले ओवर करा दिए, तो कैसे होगा ये? और जो आप जो मैचेस की बात कर रहे हैं, देखिए जो अब जैसे गौरी है, उसने भी कोई 1,500 रन किए हुए, ठीक है, और वो दूसरे लड़कों ने भी थोड़े बहुत रन किए, मगर ये बच्चे जो 30 साल के हैं, 31 साल के हैं, जो कि पाकिस्तानी 31 साल हैं, और उन्होंने मैच ही नहीं खेले और रन नहीं किए, तो फिर कौन है ये लड़के, कैसे आए? भाई क्राइटेरिया ये होता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 रोजा है, उसके अंदर हर शख्स कह रहा है, सर मैं नहीं अकेला कह रहा, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम कह रहे हैं, वकार यूनुस कह रहे हैं, सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि 4 रोजा क्रिकेट खिलाओ, इनको खेलने तो दो। मगर कहते नहीं, ये लड़के जो है ना घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, कहीं एक टीम में गया होता है। नहीं, ये सवाल आपका जेन्युइन है और उसका जवाब भी राशिद भाई ने दिया, लेकिन जाहिर है सवाल तो आता है कि पहले तो ये डोमेस्टिक सेटअप तक भी आए और फिर नेशनल टीम में भी आ गए। सो राशिद भाई ने तो इसका एक फॉर्मूला हमें बताया, आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट दैट। सो या तो तेरे दो मेरे वाला अच्छा, हाँ, अब वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें राशिद भाई, मतलब जाहिर है 2 फॉर्मेट्स हैं वाइट बॉल में भी, T20 वनडे। अब हमें बिल्कुल अलग चैप्टर्स रखने चाहिए इनके भी, क्योंकि हमने देखा है कि जो वहाँ चलता है यहाँ नहीं चलता, मतलब इट इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट। लाइक इस तरह रेड बॉल अलग कर दिया है, तो वाइट बॉल के भी दोनों चैप्टर्स अलग कर दें फिर। देखिए व्हाइट बॉल पे हमारे जो वनडे जो खेल रहे हैं मोस्टली T20 के प्लेयर्स हैं, और हमें कौन से नए प्लेयर चाहिए ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन घूम फिर के जैसे ओपनिंग की हमें शायद आगे प्रॉब्लम ना हो, हमारे पास फखर है या साइम है या इमामुल्लाह, वनडे की बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक है, ये हमारे पास प्लेयर्स हैं जो कि आ सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो मिडिल ऑर्डर की आ रही है। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो तैयारी हम कर रहे हैं नामीबिया की और जिम्बाब्वे की कर रहे हैं, ये तो हारने की तैयारी कर रहे हैं ना। तैयारी हमने पहले भी की थी वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज तो 2024 के वर्ल्ड कप में पहुंच ही नहीं सके, एक डेलस में हारे, एक न्यूयॉर्क में हारे। तो मेरे ख्याल से जो प्रिपरेशन है इनके मिडिल ऑर्डर की वो होनी चाहिए। यहाँ पे आपके जो सिक्कू भाई बात करते हैं, फर्स्ट क्लास के अच्छे प्लेयर चाहिए होते हैं जो कि इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हो, 50 ओवर पूरे खेल सकते हो। ये बड़ा तो चैलेंज होता जा रहा है राशिद भाई, ये भी कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनसे 10 ओवर नहीं पूरे किए जाते, हमारे जो बैटर्स हैं वो 50 ओवर तो बहुत मुश्किल है। हुमा अब्दुल्ला, अभी आप लोग कह रहे थे ना कि अलग कर देना चाहिए, एक टीम अलग एक टीम अलग। देखें हमने 2 कोचेस बना दिए, दोनों कोचेस का एक तो खैर अभी नया रिटायर हुआ, उसको पता नहीं आप लोगों ने कोचिंग दे दी सरफराज को। माइक हैसन का तो माइंडसेट अलग है, नहीं दी है, ये तो सेटअप है ही ऑलरेडी। You have established this point multiple times, yes. नहीं हम पूरी कौम ने मिलकर दिया है ना, हमारी कौम हमें रिप्रेजेंट करती है ना, पीसीबी पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रही है ना। वैसे कौम को तो वैसे सिकंदर, सॉरी आई नीड टू पॉइंट आउट हियर कि कौन सी कौम की श्रेय होती है, ये तो फैसले हो जाते हैं और उसके बाद बाकी सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अगर आपका एक कमिश्नर आकर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाने की कोशिश करेगा तो भाई मुझे भी एक कमिश्नर लगा दे ना, मैं भी थोड़ा करके दिखा दूं कि कमिश्नरी कैसे होती है। ऐसे नहीं होता। अब फिर एक नया लड़का जो उनका छोटा भाई आ गया है डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने के लिए, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है। क्या ब्यूरोक्रेट्स के अलावा क्या इस दुनिया में लोग नहीं हैं? आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है हमारे बड़े लोगों को ये मेरी बातें बुरी लगे, मगर द फैक्ट इज कि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है जो आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चलाना चाह रहा है। पहले वाले ने तो वर्ल्ड कप के बाद कराया T20, ये देखते हैं भाई क्या करते हैं। देखिए 2 लोग हो गए ना, अब उसका क्या माइंडसेट है माइक हैसन का, तो मेरे साथ खुद बहस हुई है, 10 लोग गवाए हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई नहीं खेलेगा, लीग खेलने जाएंगे। उसका माइंडसेट ये है कि सिर्फ सब वनडे खेले, T20 खेले और टेस्ट क्रिकेट का जिक्र नहीं हो रहा। अब उसका माइंडसेट क्या हो गया कि जी ऑलराउंडर्स होंगे और कोई नहीं होगा। तो भाई कैसे होगा? एक आदमी हो प्रॉपर हो जिसने क्रिकेट खेली भी हो तो उसको पता होगा कि क्रिकेट कैसे चलती है। पढ़ाई करने से क्या पायलट बन जाता है? क्या जहाज उड़ा सकता है सिर्फ पढ़ के? यार जहाज उड़ाना पड़ता है, यू हैव टू गिव सम आवर्स।
अच्छा, 200 घंटे देंगे तो आप कैप्टन का आपको मिलता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है। एक शख्स ने क्रिकेट नहीं खेली, आपने उसको कोच बनाया हुआ है। आप कहते हैं दुनिया के, मैंने अपने बेटे को बोला यार वो फुटबॉल का पागल क्रेजी है कि यार तुम्हारे यहाँ फुटबॉल में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फुटबॉल नहीं खेली। वो हंस रहा था, कहता है मुझे तो पता नहीं कौन से सारों ने फुटबॉल खेली हुई। तो मैं हैरान हूं, ये कौन सा कोच है। मैं फिर प्रोटेस्ट करता हूं, ये पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है कि एक शख्स जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली है, आपने उसको कोच बनाया हुआ है। अच्छा, आपने उसको कोच, ठीक है आप फ्रेंचाइज करें भाई, आप पाकिस्तान का ये बात पहले भी काफी उठी हुई है और फिर इस पे आर्गुमेंट ये दिया जाता है राशिद भाई कि कोचिंग एंड प्लेइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, और दुनिया में ऐसे खेल मौजूद हैं जहां पर कोचेस ऐसे होते हैं जिन्होंने इस तरह कभी प्रोफेशनल नहीं खेला होता, लेकिन वो कोचेस बड़े अच्छे होते हैं। अब या तो वो मैनेजर्स होते हैं, मतलब वो प्लेयर अच्छे होते हैं। शेन वॉर्न का जिक्र मैंने आपसे किया था। शेन वॉर्न ने एक स्टेटमेंट दिया था मरहूम ने कि जनाब जो जॉन बुकनर है उसने 3 वर्ल्ड कप जिताया, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हम अच्छे थे, प्लेयर अच्छे थे तो वो बन गए। भाई वो प्लेयर अच्छे थे तो आपने पूरी टीम का, हमारे पाकिस्तान की टीम का हो गया ना, जहाज डूब गया ना। जी, जहाज तो डूब गया। अच्छा राशिद भाई, हम माइक हैसन की बात कर रहे थे कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लड़के खेलें रेड बॉल, तो जाहिर है वो व्हाइट बॉल के कोच हैं, उनको क्यों इंटरेस्ट होगा। अब ये तो हमारे बोर्ड को फैसला करना है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि इज ओनली वांट टू बिल्ड हिज टीम, वो अपनी प्रोफाइल सही करना चाहता है। तो ये तो हमारे बोर्ड का काम है ना। राशिद भाई आपसे सवाल है कि वो जरा एक बैलेंस क्रिएट करें कि भाई बेसिक्स को देखने वाला कोई हो। देखिए गलती तो बहुत ज्यादा हो चुकी है कोचेस के मामले में, और व्हाइट बॉल का कोच माइक हैसन है, इससे पहले गैरी कर्सन थे, तो वो रिपीट हो जाएंगी बातें, उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जैसे बात कर रहे हैं कि व्हाइट बॉल की टीम अलग और रेड बॉल की अलग, तो इसमें सिलेक्शन कमेटी भी अलग है। इन्फ्लुएंस तो रेड बॉल वालों का नजर आ रहा है ना इसके अंदर, व्हाइट बॉल के अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी क्रिकेट पे। सिक्कू भाई ने एक बात की थी अभी कमिश्नर साहब की, मैं इतने डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है, बोर्ड खड़ा हुआ है, उसमें हमारा एक मेंबर है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी है, चीफ सेक्रेटरी सिंध क्यों नहीं है, बलूचिस्तान क्यों नहीं है, केपी क्यों नहीं है, तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी है। तो अगर इनको चलानी है क्रिकेट, तो हाल देख रहे हैं आप, तो इससे भी वस्त हो जाएगा। अगर ऐसे सेक्रेटरी अगर आ गए क्रिकेट चलाने लगे तो अल्लाह ही आपसे। तो राशिद आप कह रहे हो कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरीज को बिठाना चाहिए कि वो अच्छा अब जरा हम सेटअप से बढ़कर हम जी 10 मिनट में जो है ना बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग खत्म होती है, 10 मिनट में अखबारों में आता है वो आई थी, सबने साइन किए, सब उठ के चले गए, उनकी डेली अनाउंस बन गया, दैट्स ऑल। अच्छा अब सिकंदर ये बता दीजिए, खिलाड़ियों पे आ जाएं, टीम की फॉर्मेशन पे आ जाएं, मतलब कल जो भी लड़के खेले व्हाट डिड नॉट वर्क आउट, लेट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को भी आप देख लें, क्योंकि अभी तीसरा वनडे रहता है एंड व्हिच विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि एक्चुअली ये सीरीज कौन जीता। सो सिकंदर होपफुली इंशाल्लाह हो सकता है हम ये सीरीज जीत जाएं। मेरे ख्याल से इनको सुफियान को खिलाना चाहिए था, इन्होंने नहीं खिलाया, ठीक है। अब शामिल हुसैन रह गए, एक बैट्समैन रह गया शामिल हुसैन, आप उसको खिला दें, सुफियान को लेकर आए आप, और शादाब को ड्रॉप करें, यहाँ से नसीम शाह को खिलाएं, हारिस तो नया गेंद करना है। अभी तो वो 71 की है उसने, सॉरी 71 रन के बाद ड्रॉप करें, वो बॉलिंग कराता है। तो यही तो आप लोगों के प्रॉब्लम है, इसमें आपको मैं शामिल कर रहा हूँ, आपको भी शामिल कर रहा हूँ यार। 71 रन किए मगर फायदा हुआ, ही इज अ स्पिनर। आप उसको देखिए, ज़ैम्पा का इतना बड़ा बॉल टर्न हो रहा है, ज़ैम्पा का इतना बड़ा बॉल टर्न हो रहा है, उसका एक ही बॉल रिंग टर्न हो रहा है। तो भाई जो आदमी जिसके सिकंदर वैसे कल एक्स पे मैं एक स्टार्ट देख रहा था, आप जरा प्लीज चेक कीजिएगा कि शादाब ने आखिरी विकेट वनडे इंटरनेशनल में कब ली थी, सो वो आप जरा जरूर चेक जो है, उसने कोई 4-5 मैच पहले ली थी, मैं भी दे देता हूं, आप बात करें जल्दी मैं कर निकालता हूं। So yeah, so Rashid bhai, your suggestion Rajat bhai, your suggestion for the final 11 of the third. शादाब बेटर बैट्समैन है, जो हमारी लॉर्ड खेल रही है, जो बैटिंग कर रही है उसमें बेहतर है वो सिंगल लेना जानता है, कि रोटेट करना जानता है, और समद की जगह 6 नंबर पे वो आ सकते हैं, और इनकी जगह जो बॉलिंग की जगह सुफियान मुकीम आ सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट ने जो पार्ट टाइम बॉलर 3 विकेट लिए हैं और हमारे पार्ट टाइम ने नहीं लिए। मात अदाकार अच्छी बॉल कर रहा था, उसको हटाया क्यों? तो हम एक स्पिनर और ऐड कर सकते हैं और शादाब से बॉलिंग करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सुफियान का आना जरूरी है इस सीरीज को जीतने के लिए, वैसे भी जीत सकते हैं जो पिचेस की। तो आप कह रहे हैं कि अब्दुल समद की जगह सुफियान आ जाए और अब्दुल समद के नंबर पे शादाब बैटिंग करने आ जाए?
जी, ये बन सकता है, बैटिंग थोड़ी कम कर दे, इतनी सारी बैटिंग, ये इतने सारे बैट्समैन फिर भी 41 रन से हार गए, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बाबर आजम, गौरी को और जितने दोनों ओपनर्स को, जिम्मेदारी तो लेना, वरना तो आप 12 बैट्समैन खिलाते हैं तो ये तो 50-50 रन से हारते रहेंगे, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बात कर रहे थे ना शादाब की, उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ फैसलाबाद में 2 आउट किए थे, उसके बाद उन्होंने 1 आउट किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी में, और उससे पहले आप यकीन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच हो चुके हैं, उन्होंने 10 मैच पहले 4 आउट किए थे, और वो आउट किए थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 के अंदर। बहुत तकरीबन 15-16 मैच हो गए उन्होंने, बीच में 2 साल का गैप था। Got it. सिकंदर, थैंक यू राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू राशिद भाई। अच्छा जी, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में आजकल इंतखाबी मैदान सजा है और तमाम सियासी जमातों और मुल्क की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान का ताज कहलाने वाली दरियाओं, झीलों और पहाड़ों की सरजमीन पर डेरे डाले बैठी है। और वैसे तो ये इलाका जो है ना अब्दुल्ला काफी ठंडा होता है, इट्स क्वाइट कूल। सियासी टेम्परेचर लेकिन खासा बढ़ा हुआ है आजकल। और हुकूमती इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। अगर आम हालात होते तो शायद ये इख्तलाफात महज नूरा कुश्ती कहलाई जा सकती थी, लेकिन अब तो बजट सर पर है और दूसरी मुबैना 28वीं तरमीम भी। सो इस मामले में दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात नजर आ रहे हैं और फिर बजट पेश करने की तारीख का एक्सटेंड होना या आगे बढ़ना भी बहुत मानी खेज है। बात बिल्कुल यहाँ तक आ पहुँची है कि हुकूमत ने 5 जून का बजट इजलास जो है वो मौखर कर दिया है, नई तारीख भी नहीं दी, और ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं। और आज होने वाला कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी कल गिलगित पहुंचेंगे और उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि इस खित्ते में किसी जमात ने कुछ नहीं किया और जो तरक्याती काम किए सिर्फ नून लीग नहीं किए। ऑब्वियसली उन्होंने तो यही कहना था, बट एनीवे सुने। सड़क हमने अंधेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हेजल वाले हमने लगाए। 20-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है, और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। सो ये है गुफ्तगू नवाज शरीफ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी गिलगित में इंतखाबी जलसे कर रहे हैं, वो भी तकरीरें करते हुए नजर आए। नाम लिए बगैर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर सूबों के इख्तियारात छीनने समेत दीगर इल्ज़ामात लगाए। ये तक कहा कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठ कर कराची और गवादर को चलाना चाहती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। PTI की तरह नून लीग को फ़ॉर्म 47 भी याद दिलाया उन्होंने। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे, हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस सिलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा, हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो
गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। चलिए, ये सब कुछ आपने सुन लिया। लेट्स नाउ टॉक अबाउट इट। सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर। राना साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा राना साहब, अमूमन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे के खिलाफ जब बयानात होना, उनको फ्रेंडली फायर कहा जाता है, नूरा कुश्ती समझा जाता है। इलेक्शन सीजन में ऐसा होता भी है, लेकिन अब तो बजट सर पर है, मुबैना या मुजव्वज़ा आइनी तरमीम भी शायद हो। इन हालात में बयानात की जंग को मामूल कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए, इसको फ्रेंडली फायर से या जो है वो नूरा कुश्ती से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इख्तलाफ उनके अंदर भी मौजूद होता है और ये इख्तलाफ राय होता है, और इख्तलाफ राय जो है ये किसी भी मामले में किसी फैसले तक पहुंचने में हमेशा जो है वो इसकी एक बड़ी अहमियत होती है और इसे एक जमहूरी रवैया जो है वो गर्दाना जाता है। तो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर पीपल्स पार्टी की एक अपनी राय है, हमारी एक अपनी राय है, और इसी तरह से MQM और दूसरी जमातों की अपनी राय है। तो इसलिए अगर किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी की एक अपनी राय है और उसके मुकाबल हमारी अपनी राय है, तो इसमें कोई फ्रेंडली फायर वाला या नूरा कुश्ती वाला मामला नहीं है। इन दोनों आरा को डिस्कस करने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचा जाएगा वो यकीनन एक बेहतर फैसला होगा, और ऐसे फैसले जो हैं वो इख्तलाफ राय और बहस मुबासा के बाद ही जो है वो उनके ऊपर पहुंचा जाता है, और यही एक जमहूरी रास्ता है। अच्छा राना साहब, यहाँ ये भी नोट किया गया है कि एक दिन पहले बिलावल भुट्टो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूबों को मुंतकिली के खिलाफ बोले और फिर अगले ही दिन ये ऐलान कर दिया कि प्रोग्राम इस्लामाबाद में ही रहेगा, बल्कि वज़ीर आज़म इसमें इजाफे का ऐलान भी करेंगे। तो क्या समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी की बातें मानी जा रही हैं, प्रेशर उनकी तरफ से जो एक्सर्ट किया जा रहा है, इट सीम्स टू बी वर्किंग आउट? देखिए, जहाँ तक बेनज़ीर इनकम स्कीम में इजाफे का मामला है, ये चीज़ तो अंडर डिस्कशन है, और शायद IMF से भी इसके बारे में जो है वो बात हुई है। इजाफा तो यकीनन जो है वो उसमें होगा, और इस बात से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आगाह हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है तो ये एक बिल्कुल राय है, और इस राय का हमने इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इजहार किया है कि ये 800 अरब का जो एक यानी वज़न है मरकज़ी यानी फेडरेशन के ऊपर, तो जबकि सूबों के पास वसाइल जो हैं वो बेहतर हैं, और मरकज़ के पास जो वसाइल जो NFC से उसका हिस्सा है उसमें डेट सर्विसेज और डिफेंस एक्सपेंडिचर के बाद जो है वो बिल्कुल इतने पैसे भी नहीं बचते कि आप अपनी हुकूमत का जो सालाना जो अखराजात हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो चला सकें। तो इस सूरत हाल में या तो NFC अवार्ड में जो है वो तब्दीली की जाए, उसमें फेडरेशन का हिस्सा थोड़ा जो है बढ़ाया जाए, या वो अखराजात जो के हो तो सूबों में रहे हैं, यानी अब ये बेनज़ीर इनकम स्कीम जो है इसकी तकसीम जो है वो सूबों में हो रही है, और उसकी जो है वो आबादी के हिसाब से जो है वो उसकी रेशो है, लेकिन कर वो मरकज़ रहा है। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ जिनमें मरकज़ जो है वो ख़र्च करता है या उनको बर्दाश्त करता है। तो इस बारे में ये एक राय मौजूद है, और इसके ऊपर टेक्निकल साइड के ऊपर भी, पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी जो है वो एक जो है वो डिस्कशन, एक तबादला ख्याल जो है वो जारी है। तो इसका कोई ना कोई फ़ैसला तो ज़रूर होगा। यानी अगर NFC अवार्ड में जो रेशो है उसमें अगर कमी बेशी नहीं करनी तो फिर शायद ये बेनज़ीर इनकम स्कीम का बोझ जो है वो इसको हटाया जाए, या अगर ये नहीं हटाया जाना तो कोई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर जो है वो ये जो आपस में डिस्कशन चल रही है, इसने बहरहाल किसी न किसी अंदाज में तो सेटल होना है। तो होपफुली इंशाअल्लाह ताला ये अगले आने वाले वीक में जो है वो अगले हफ्ता 10 दिन में जो है ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी।
चलें लेट्स सी ये सेटल कब होंगी। राना साहब ये बताएं कि MQM भी एक अहम हुकूमती इत्तेहादी है और वो आइन में उन तरामीम के ख्वाहिशमंद हैं जिनसे शायद आप तो इत्तफाक करते होंगे, पीपल्स पार्टी हरगिज़ नहीं करती। तो बताया जा रहा है कि उनकी एक शर्त कामरान तिजोरी की बतौर गवर्नर बहाली भी है। आप समझते हैं कि इन इशूज़ पर बात की जा सकती है एंड दे आर वर्केबल इशूज़? जी बिल्कुल, जिस तरह से पीपल्स पार्टी बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जिनकी तरफ आपने भी इंडिकेट किया है तो बात हो सकती है, तो इसके ऊपर क्यों बात नहीं हो सकती। बल्कि ये तो वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी और उसमें जो इत्तेहाद उस वक्त जो इत्तेहाद कोलिशन गवर्नमेंट का बना था, तो उसके बनने से पहले जब हमने MQM से मदद मांगी थी और उनके साथ एक वायदा हुआ था, उसके ऊपर PMLN के साइन है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के साइन है, उसके ऊपर JUI के साइन है, तो उनमें ये बात शामिल है। उस वक्त भी उन्होंने बलदियाती अदारों की एम्पावरमेंट की बात जो है उस वक्त की थी। तो ये एक मसला तो है, बलदियाती अदारों को या तो आपको बलदियाती अदारों को एम्पावर करना पड़ेगा या फिर सूबों को डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक काम जो है वो मस्ट है, इसके बगैर जो है वो इंतज़ामी अमूर और बाकी डेवलपमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर लोगों को बड़ी शिकायत हैं, वो बेहतर अंदाज से और बेहतर एक बैलेंस के साथ जो है वो चल नहीं सकती। ये चीज़ साबित हो चुकी है और ये निज़ाम जो इस वक्त है, अगर इसी तरह से इसको आगे मज़ीद चलाने की कोशिश की जाती है तो उसमें मुश्किलात आएंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें सामने हैं, इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, या तो सूबों को डिवाइड किया जाए और छोटे इंतज़ामी यूनिट जो है वो बनाए जाएँ, या फिर ये है कि बलदियाती अदारों को जो है वो एम्पावर किया जाए। और जो बड़े सिटीज़ हैं वो जैसे दुनिया में है, ये कोई नई बात नहीं हो रही यहाँ पे, दुनिया ने जिस तरह से तरक्की की है इस तरह से जो है वो अब एक ग्लोबल विलेज है दुनिया, तो लोग इन तजर्बात से जो है वो फ़ायदा उठाते हुए जो है वो बात करते हैं। अच्छा राना साहब, हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान तो जो चल रहा है इस पर बात चलती रहेगी, लेकिन एक आपकी पोजीशन भी है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्हें गिलगित बल्तिस्तान दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जो सूरत हाल सबके सामने है। कल भी शाहजेब साहब के प्रोग्राम में इस पे आपसे बात हुई है। ऐसे माहौल में इन इंतखाबात को क्या मुनसिफाना कहा जा सकता है, आप खुद कहेंगे? देखिए, वो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो रूल्स मुरतब किए हैं उनकी पासदारी करते हुए ही सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं और हम उनके साथ गए हैं तो हमने उनसे पहले NOC जो है वो इलेक्शन कमीशन से हासिल किया। अब इस वक्त वहाँ पे PTI के बाज़ लीडर्स जिन्होंने पासदारी करते हुए जो है वो इजाज़त हासिल की है, गौहर खान साहब उसमें सर फहरिस्त है, तो वो वहाँ पे दिल से कर रहे हैं, वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर उनकी कैंपेन से कोई ख़तरा नहीं है तो फिर अगर बाकी चले जाएंगे तो उनसे क्या ख़तरा होगा। और वैसे भी PTI तो वहाँ पे किसी भी सीट के ऊपर जो है वो इन कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन से जो उसका ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते की पाबंदी करें और सिर्फ ख़बर बनाने के लिए, सिर्फ जो है वो कंपनी की मशहूरी के लिए जो है ना वो ये काम ना करें कि वो इस तरीक़ाकार की पासदारी किए बगैर वहाँ पे जाएं और जब उनको वहाँ से रोका जाए या वहाँ से भेजा जाए वापस तो उसको फिर जो वो इस तरह से करेंगे जी हमारे साथ जो है वो धांधली हो रही। कोई ऐसा मामला नहीं है। ये उनके जो अपने लॉ हैं, रूल्स हैं, उनकी पासदारी करते हुए जाए जिस तरह से गौहर खान साहब और बाकी लोग गए हैं तो इनको भी इजाज़त होगी। ऑलराइट, गॉट इट। बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह हमसे बात कर रहे थे और बड़ी क्लैरिटी उन्होंने एक्चुअली दे दी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इलेक्शंस। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर। एक ट्रिब्यूट देना है हमने। ठीक है। दुनिया के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली को याद करेंगे और आज उनकी 10वीं बरसी है। मोहम्मद अली 1942 को अमरीकी रियासत कैंटकी में पैदा हुए और पैदाइशी नाम था इनका कैसियस क्ले जूनियर। और मोहम्मद अली ने 12 साल की उम्र में, आपको 12 साल की उम्र में सोचें ज़रा, एक अपने लोकल जिम में बॉक्सिंग शुरू कर दी
और वैसे दैट इज़ अ गुड एज, यू नो, और बड़ी एक एनर्जी होती है बच्चों में तो कि कहते थे ना, आई कहीं फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। हाँ, आई नहीं था उसमें वैसे, उसमें वो इनके बारे में इनके कहा बारे में कहा अच्छा, गया ठीक था। और अच्छा 1960 में, बाय द वे, ही वाज ओनली 18 इयर्स ओल्ड। रोम ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इमेजिन, ही वाज ओनली 18। और फिर 1964 में सोनी लिस्टन को इन्होंने हराया। सनी लिस्टन, नॉट सोनी, हाँ सनी। और सनी लिस्टन। WBC हैवीवेट चैंपियन का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया, 3 मरतबा हैवीवेट चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया, और बहुत सी फिल्में भी अच्छा, जो फ्रेजियर से उनके मुकाबलों ने पूरी दुनिया को मतलब बिल्कुल एक अपनी तरफ तवज्जो जो था वो किया हुआ था। अच्छा, because ये everybody कौन wanted है to आप know। बताएं? एक सुल्तान रही हैं, हाँ, ऑफ और- कोर्स नजर आ रही है, हमारी बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है। हाँ, और दूसरे मोहम्मद रफ़ी भी हैं। मोहम्मद रफ़ी, वो ये रहे मोहम्मद रफ़ी। बिल्कुल, गॉट इट। और कोई बेतहाशा मूवीज बनी है इनकी जिंदगी के हर एलिमेंट पे, मुख्तलिफ पहलुओं पर। हाँ, बड़ी बात है वैसे ये। अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, बल्कि देखा जाए तो ये तनाज़ा जो है मज़ीद लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मज़ीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उनका ये कहना था। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें जो हैं वो गलत और बेबुनियाद हैं, और अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ओके, ये बातचीत किस समत में जाएगी ये कोई नहीं जानता। और बातें ही क्यों कर रहे हो अगर आगे उधर कोई बात नहीं अमेरिका और होनी। ईरान ने आज सुबह सवेरे फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं, और ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। कहा कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज ने अमरीकी अड्डों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी पासदारान का बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा दुरुस्त नहीं है। कुवैत में अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की एक और कोशिश नाकाम बनाने का भी दावा किया गया है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि किसी अमरीकी एहलकार या असासे को अगर नुकसान पहुंचा बेसिकली, तो ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में क्या किया जाएगा। बेसिकली उन्होंने कहा कि किसी अमरीकी एहलकार और असासे को नुकसान नहीं पहुंचा, अमरीका ने यह कहा है। ठीक है जी, और इसके जवाब में उन्होंने कहा जी कश्म में और ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया गया है। इससे पहले अमरीकी फ़ौज ने बोत्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया था। सो ये सब कुछ भी होता रहा है। डॉक्टर मिनहास मजीद हमारे साथ हैं, शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पेशावर यूनिवर्सिटी हमें ज्वाइन करती रहती हैं। डॉक्टर साहबा, जहाँ एक जगह अमेरिका बार बार पिछले एक महीने में कुछ हफ्तों में हर स्टेटमेंट में कहता है कि हम बड़े करीब हैं किसी मुआहदे के लिए, और वो चाहते भी हैं कि मुआहदा हो जाए, इस किस्म की मैसेजिंग भी हो रही होती है, लेकिन हरकतें जो हैं वो कुछ और होती हैं। उसके बाद बड़े बेलिजरेंट भी हो जाते हैं, धमकी पे भी आ जाते हैं। ट्रंप जो हैं वो तो कहते हैं कि मुआहदा करो, और ऑलमोस्ट फोर्स कर रहे हैं। ये अगर वो चाहते हैं कि मुआहदा हो तो फिर पे आप अटैक क्यों कर रहे हैं, एक तरफ लगे। हम आपने बहुत अच्छी बात की कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं बार बार धमकी भी दे रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि सीज़ फायर जो है या जो अभी आर्जी जो इन्होंने मुआहदे की बात की है कि MOU साइन करेंगे। आपने सिर्फ मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को देखना है कि दोनों तरफ अतराफ जो हैं वो चाहते हैं कि बातचीत हो। अब ये है कि पहले ईरान बात नहीं कर रहा था, अपने जो उनके न्यूक्लियर असासे हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा था, या यूरेनियम एनरिचमेंट की बात नहीं कर रहा था। अभी वो उसके लिए भी तैयार हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं बावजूद इसके कि जैसे अभी आपने बात की कि जो जजीरा है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो रुकी नहीं है और बहुत जल्द नताइज सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो पर्सनैलिटी मैं समझती हूँ का थोड़ा सा आंसर जो है वो मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर आप पर्सनैलिटी को देख लें तो वो अपनी बात करते हैं फिर उसकी खुद ही नफी कर लेते हैं।
जी धमकी भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मुआहदे की या जंगबंदी की बात भी करते हैं। मकसद कहने का ये है कि उनके ऊपर फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर भी है और जो है अमेरिका की अंदरूनी जो इश्यूज हैं उनका भी उनके ऊपर प्रेशर है। सो वो चाहते यही हैं कि जंगबंदी हो, क्योंकि इसमें एक बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान की जो रिवायती दिफाई बर्तरी है वो बरकरार है। और इसमें ये भी हमें देखना होगा कि कितने मेजर पावर्स जो हैं, रशिया है, चाइना है, इसी तरह ईयू है, वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। मतलब उनको भी इस जंग से वो मुतासिर हुए बिकॉज हैं। एवरीबडी इज बीइंग अफेक्टेड एज वेल। डॉक्टर मिनाज, अगर तो ये नर्व्स की जंग है, मतलब कौन कितना सब्र करता है, कौन कितना इत्मीनान से बैठा रहता है, कौन इराटिक बिहेवियर नहीं शो करता, सो इसमें आपको यहाँ कौन बर्तरी लेता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि ईरानी जो डिप्लोमेसी है या उनका जो तरीक़ाकार है ये भी सबके सामने है। हालांकि वहाँ पर अशाए ख़ुरोनोश की किल्लत की खबरें भी आ रही हैं सामने और नेवल ब्लॉकेट की वजह से उनको भी अपने नुकसानात का सामना है, लेकिन जहाँ वो अपने सुप्रीम लीडर की तदफीन की रसूमात का ऐलान करते हैं जो एक इशारा है कि हाँ जी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस जा रही हैं, वहाँ आपको बताइएगा कि किसका सब्र पहले जवाब देगा? मैं अब्दुल्ला को बार बार वही उसकी बात करती हूँ कि एग्जॉशन जो है वो दोनों तरफ है। दोनों जो है थके हुए हैं और अब इसमें यह है कि दोनों थके हुए हैं, लेकिन हारता कौन पहले है। मैंने अभी बात की कि ईरान के पास रिवायती दिफाई बर्तरी है। वो आप ये देखें कि अमेरिका ने अपनी तरफ से एक सुपर पावर है, अपनी तरफ से कोशिश की। उनका ये ख्याल था कि 2025 की जंग के बाद वो ईरान को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लेंगे। वैसा नहीं हुआ है। ईरान जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, ईरान ने जंग भरपूर तरीके से लड़ी है। अब बात ये आती है कि ईरान तो ज़ाहिर है माशी भी उनको वो है चैलेंजेस हैं। इसी तरह जैसे आपने कहा कि उनके जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर बंदिश है, सैंक्शंस हैं उसके ऊपर। सो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन उसमें सिर्फ ये हमें देखना है कि अंदरूनी तौर पे ईरान मुत्तहिद, जितने भी ईरानी लीडरशिप हैं वो मुत्तहिद हैं और एक ही पेज पे हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर मिनाज, लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है। जब हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे बात करते हैं कि वही वाली बात होगी कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, कोई बात आगे जा नहीं रही। चाइना का जो विजिट था, अमेरिका ने चाइना जाना था, तब तक की बड़ी बातें हो रही थी कि जो उससे पहले कोई मुआहिदा ज़रूर हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रम्प डजंट वांट टू गो टू चाइना विदाउट हैविंग डेल्ट विद दिस। वो भी नहीं हुआ। फिर मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही थी, वो भी लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो कोई ऐसा माइलस्टोन नज़र नहीं आ रहा जिससे पहले हमें लगे कि भाई उससे पहले तो ये काम कुछ मुआहिदा कर ही लेंगे, कोई डील कर लेंगे। अभी इट्स अ वेरी ओपन स्पेस राइट नाउ, इट कुड गो ऑन। आपको लगता है दिस कुड गो ऑन एग्जैक्टली हाउ इट इज़ फॉर दिस एंटायर ईयर? कुछ और महीने, कुछ और हफ्ते, मतलब ये तो लग ही नहीं रहा। दुनिया में जो महंगाई का तूफान आएगा वो कौन? तो दुनिया ने कौन सा कोई प्रेशर डाला हुआ है अमेरिका पे कुछ करो? डाला तो है, मतलब उस प्रेशर का क्या हो रहा है? जी डॉक्टर मिनाज जी। हुमा, ये देखिए आप कि अमेरिका और इजराइल जब मतलब इनका एक तरह से आप कहें कि अलायंस है या पार्टनर्स हैं इस में, तो वो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम जब भी बात करते हैं तो हम उसमें एक डेफिनेट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें अब ये भी हो सकता है कि ये जो मुआहदे हो रहे हैं या बातचीत चल रही है कि MOU साइन हो, ईरान की तरफ से जो रजामंदी जाहिर की जा रही है, इसका मतलब है कि जंग बंद हो जाएगी या नहीं। इसलिए हम लोग बहुत वसूख से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इजराइल जो है अभी तक लेबनान में लगा हुआ है,
रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने जो बातचीत की टेलीफोनिक, वहाँ पे उन्होंने बैरूत के ऊपर जो वो ज़मीनी हमले करने के लिए उन्होंने अपने फौजी भिजवा रहे थे, जो भेजे हुए थे, वो बंद करा दिए। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद क्या है कि बातचीत, जैसे आपने कहा कि 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली है, क्या इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे ईरान को टेबल पे लाके और फिर अचानक स्ट्राइक करते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग यही उनका एक तरह से स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि जब बातचीत होती है तो वो एक अटैक कर देते हैं और फिर उसके प्रेसिडेंट ट्रंप के वो आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि ईरान इस पोजीशन में कैसे है कि वो बार बार रिएक्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि वो मुकम्मल तौर पे माशी तौर पे वो बहुत ड्रेन हो चुका है। न्यूक्लियर पावर उसके पास नहीं है, बाकी 2 ममालिक के पास है जो इसके साथ जंग में जंग कर रहे हैं। क्या चीज़ है ईरान के पास कि वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है? एक बात फिर समझ जाती है कि वो मेजर पावर स्ट्रगल है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को कुछ रोक रहा है तो वही है कि रशिया और चाइना जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो विजिट था और जिस तरह से तो सारी बात है डॉक्टर मिन्हाज कि क्या होगा कि वो साथ खड़े होंगे। मतलब ये अभी एक जो स्टेलमेट हुआ है, अभी चले सीज फायर या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये रुकी हुई है बात। दिस वाज द मोमेंट कि रशिया और चाइना फैसला करें और पब्लिकली वोकली पूरी दुनिया को नजर आए वो ईरान के साथ आके खड़े हो जाएं। अभी तो सिर्फ बातों बातों में बात हो रही है। वैसे चाइना इस तरह पब्लिकली किसी भी जंग का हिस्सा बनके के खड़ा होता नहीं है। डॉक्टर मिन्हाज, बात सारी वहीं आ जाती है कि किस चीज का इंतजार है। इंतजार वही है जी कि बातचीत जो है में जो एक जिसको हम कहते हैं कि डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है, वो इजराइल है कि ईरान ने लेबनान को इस एग्रीमेंट के साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन इजराइल बार बार हमले कर रहा है। और वही मैं आपको वो बात जो बार बार दोहराने की कोशिश कर रही हूँ कि अमेरिका और इजराइल को अगर रोका हुआ है कोई सख्त कदम उठाने से, तो वो इस बात ने कि चाइना और रशिया बेशक इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन बैकडोर जो है उनकी मदद या सपोर्ट जो है वो जारी रहेगी, चाहे वो हथियारों की शक्ल में हो, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, जिस तरह से भी हो, लेकिन उनकी सपोर्ट उनके साथ है। फिर आप ये देखिए कि गल्फ स्टेट्स जो हैं सारे तकरीबन अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंट थे, अभी उन्होंने अमेरिका से एक तरफ अलहदगी इख्तियार कर ली है, और वही गल्फ स्टेट्स जिनके ऊपर अमेरिका एक तरह से रिलाई कर रहा था, ये दोनों एक दूसरे पर, वही गल्फ स्टेट्स जो हैं अब बातचीत के ऊपर और नेगोशिएशंस के ऊपर जोर दे रहे हैं। डॉक्टर मिन्हाज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। लेकिन दुनिया के लिए मुश्किल भी होता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चैलेंजेस जो हैं दुनिया के लिए बढ़ रहे हैं फॉर समथिंग दैट दे हैव नॉट डन एंड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एट ऑल। तो ये कब तक चलेगा? इट्स अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन हम पूछते रहेंगे, अपने एक्सपर्ट से बात करते रहेंगे। अच्छा जी, अभी गिलगित चलते हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी कि चलो मौसम इतना ज़बरदस्त है और ऑल द एक्शन इज इन गिलगित। सर्टनली। अच्छा जी, आवाम के क्या इश्यूज हैं? हम तो एज अ टूरिस्ट जाते हैं या टूरिस्ट के तौर पर देखते हैं और बड़ा अच्छा अच्छा सब कुछ लगता है, 4 दिन रहे वापस आ गए, 2 दिन रहे वापस आ गए, लेकिन अवाम की ज़िंदगियों में बेशतर सहूलियात अभी तक मौजूद ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है, लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कों की बंदिश होती है, सेहत और तालीम का इशू है, बिजली का इशू है, और 7 जून को इलेक्शंस हैं और उन्होंने बड़ा ही अहम फैसला अपने लिए करना है। सो सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि उनके इश्यूज हैं क्या और कौन सी पार्टी है जो बेहतरीन तरीके से उनको एड्रेस करेगी। सादत अली मुजाहिद हमारे साथ ही हमें बता रहे हैं वहाँ से इलेक्शन के हवाले से। जी, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात की तैयारियाँ और इंतज़ामात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी कायदीन यहाँ आए हैं वफाक से और अपने अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं।
और मसाइल की जहाँ तक बात है तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला आइनी हुकूक का है, जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अभी तक हल तलब है। और ये देरीना मुतालिबा है यहाँ के अवाम का कि इस मसले को हल किया जाए, इसकी आइनी हैसियत का तयन किया जाए। और अगर अवामी मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है बिजली की लोड शेडिंग का है। यहाँ के तमाम बड़े शहर गिलगित, सिकरदू, चिलास और दीगर तमाम अजला के अंदर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग हर साल मौसम सरमा में होती है, जो 22 से घंटे तक लोड शेडिंग होती है, सिर्फ 2 घंटे बिजली मिलती है। अवाम इससे बहुत परेशान है। इसी लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर दीगर मसाइल भी जन्म ले रहे हैं, जिसमें बेरोज़गारी जो पहले ही ज़्यादा है, और इस लोड शेडिंग की वजह से लोग अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। जो फ्री लांसर हैं, स्टूडेंट हैं, अस्पतालों की हालत ज़ार है वो अबतर हो रही है। तो लिहाजा लोड शेडिंग का ख़ात्मा जो है यहाँ के लोगों का अवलीन और सबसे देरीना मुतालिबा है। उसके अलावा यहाँ रोज़गार के ज़राए भी महदूद हैं। फिर सेहत आम के मसाइल भी इंतहाई गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक भी बड़ा अस्पताल अभी तक कायम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ लोग ज़रा सी पेचीदा बीमारी हो तो फ़ौरन बड़े शहरों का रुख करते हैं मुल्क के, वहाँ इलाज मुआलजे के लिए इनको भारी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो लोगों का यही मुतालिबा भी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल हर ज़िले के अंदर जो 10 अजला हैं वहाँ कायम किए जाएँ। लिहाजा इस वक्त जो हैं यहाँ वादे वईद ऐलानात इस वक्त तो होते हैं, हर इलेक्शन की तरह अब भी हो रहे हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। कितनी इम्पोर्टेंट ये बात है। बहुत शुक्रिया सादत अली मुजाहिद कि इतनी बड़ी जगह, मतलब पूरी दुनिया, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। दे आर फाइटिंग कि उन्हीं को रोकना चाहिए। 20 घंटे की लोड शेडिंग और फिर किसी मेजर अस्पताल का ना होना, यही तो चीज़ें चाहिए आवाम को। और जो ये एक्चुअली ना वादे नहीं, जो प्रोवाइड करेगा इट विल बी गुड फॉर देम। मतलब ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। और ये वो बाकी चीज़ें तो बात की हैं। सबसे ज़्यादा टूरिज्म है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म हब बने। सो या टूरिस्ट को एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के साथ साथ ये चीज़ें भी चाहिए होती हैं। कोई इमरजेंसी हो सकती है, वरना क्यों जाए। एंड फिर डिस्पैरिटी जो होती है ना बिटवीन द लोकल्स, जब टूरिस्ट जाता है एंड जो होटल्स होते हैं वहाँ पे, वो बड़ा ऑब्जर्व करते हैं और वो इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ एज़ वेल। सो या दीज थिंग्स हैव टू बी एड्रेस्ड एंड होपफुली जो भी अवामी नुमाइंदे वादे कर रहे हैं लोगों से, people will demand this from whoever they want to pick as their next ruler. अच्छा, थोड़ी देर बाद हम आपको स्कर्दू का भी वैसे हाल बताएंगे। एक बैठ जाएं आप लोग, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी। देखें, ये बरतानिया जाने के लिए जाली वीज़ों और असली वीज़ों के गैर कानूनी इस्तेमाल ने जेनुइन मुसाफिर जो है ना, जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, उन सारों के लिए ये मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और बरतानिया का शुमार हमेशा से ऐसे ममालिक में होता है जिन्होंने कानूनी तरीके से अपने यहाँ आने वालों को हमेशा खुशामदीद कहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए अपने दिल और दरवाजे खोल रखे हैं। मतलब कितनी हमारे पास कहानियाँ और स्टोरीज हैं, हमारी अपनी जो फैमिलीज़ हैं और उनकी आगे से दे हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे सियासतदानों का सबसे फेवरेट ठिकाना भी बरतानिया ही होता है। वैसे सिर्फ हमारे नहीं, पूरी दुनिया के। लेट्स जस्ट बी फेयर। अच्छा, अब मामला जो है ना इस वक्त ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, और वो इसलिए कि जब वीज़ों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जाता है। बरतानवी वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल में, अब्दुल्ला ज़रा ये सुने, तकरीबन 11,000 पाकिस्तानियों ने बरतानिया का आर्जी वीज़ा लेकर वहाँ असाइलम जो है वो हासिल करने की कोशिश की, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, और इसमें पॉलिटिकल असाइलम नहीं है शामिल ज़्यादातर। सो नहीं, इसमें तो और किस्में, हाँ, और किस्में भी हैं इसमें, ज़्यादातर एक्चुअली और ही किस्में हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए UK हैज़ बीन वन ऑफ आवर फेवरेट डेस्टिनेशंस। UK has been one of the favorite destinations for Pakistani students for decades now. दहाइयों से हमारे यहाँ बच्चे, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब हम प्री पार्टीशन की अगर बात कर लें ना, तब से जा रहे हैं, हमेशा से जा रहे हैं। और फैमिलीज की बड़ी सेक्रीफाइस होती है अपने बच्चों को। कोई फैमिली में से एक बच्चे को भी अगर बाहर भेजना पड़े ना, तो वो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होती है कि बहुत कुछ बेच बूझ के उसको बाहर पढ़ाते हैं, और वो भी UK में। लेकिन अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ UK में भी कुछ कहा जा रहा है कि जिनकी एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन उस एडमिशन की बिना पे उनको वीज़ा मिल जाता है। या फिर अगर आप कुछ झूठ बोलकर वीज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो
उसके क्या रिपरकशंस होंगे, इस तमाम सूरत हाल और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हर एक्सेलेंसी जेन मैरियट, बरतानवी हाई कमिश्नर, शी इज विद अस. Thank you so much for your time once again. It's always good to have you because there are a lot of people talk about things and there's a lot of gossip flying around as well, and people really never get to know what the actual situation is. Now the figures that we have shared of 11,000 Pakistanis going on various visas and asking for asylum. Yes. I mean, what kind of asylum and what happens then? So, last year the UK granted 130,000 visas to Pakistanis, and most people went and they had a really nice time as visitors, as students, as tourists, as workers. They had a great time. They stayed within the limits of their visas and then they came home again or applied for another visa. That's great. Please keep doing that. Right. But there's a small minority of people who are quite often being exploited, including by visa agents who are being promised jobs or they're being promised courses that either don't exist and they're being exploited. And then quite often they're going to the UK and they're claiming asylum. So as you said, Pakistan, 11,000 asylum applicants in the last year. Pakistan is our #1 asylum-seeking country. That is not a good league table to be top of. That is indeed so we want to make sure, and that is why you're launching a visa abuse campaign exactly. Here in Pakistan? So, Pakistanis who want to come to the UK, stay within their visa rules, brilliant, thank you. You're welcome, please do come. But for those Pakistanis who are either going to exploit that system or are going to be exploited by somebody else, by bad visa agents, then please stop, think, don't do it, because you're giving everybody else a bad name. Well, you are here and we really want to. ज़रूर बात करनी है. हम 11,000 asylum seekers की बात कर रहे हैं और ये हमें जानकर बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है कि हमारा नंबर इस लिस्ट में टॉप पे है. ये थोड़ी सी obviously थोड़ी सी नहीं, बहुत सी embarrassing बात है. हमें इस तरह होना ही नहीं चाहिए. But since you are here, we want to know when an agent says, "I'll get you the visa," or I'll get you a job, and he actually does gets the visa for the students or whoever is going out. How do these agents, who are also in a sense misleading them, how do they get the visa? So agents cannot get visas. They can make promises, but they can't guarantee a visa, they can't guarantee a job, they can't guarantee a university admission. So my main message here today is we've now moved to e-visas. We talked about this when I was last in your studios, and thank you again for having me back on. You can apply online. You just need your mobile phone and your documents. You can do it yourself. It's much easier than it used to be to apply. The process is much easier. You don't need to go to a visa agent. So we can bypass the agent or the intermediary. In fact, encouraging for opting for that thing. What are the things that we should really look into and dive into, verify about the agent or the process? So like all things in life, if something sounds too good, you give me £25,000 and I'll get you a visa and a job. If it sounds too good, it's not real. It's not real. So my first thing is just people applying their common sense. Most people are very sensible. If something sounds too good to be true, it's probably not true. Right. Yeah, but then you know what happens. Translate this a bit? But I need to add something, because what happens is that a friend of a friend or a cousin or something actually does succeed and that made way. it. Yeah. And they do make it. But and not that is through the visa agent. So the process, so the visa application goes from the individual's account to the visa processing centre in Abu Dhabi, and the decisions are made there. The visa agent cannot get a visa. Yeah. And also he doesn't have that kind of 70s access. or 60s anymore. Can we just translate that a little bit? वीज़ा एजेंट तो बिल्कुल बेकार चीज़ है. इन्होंने कह दिया उसके तो थ्रू जाना ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसकी प्रोसेसिंग सारी अबू धाबी में होनी है. वो एजेंट वहाँ नहीं बैठा होगा. दूसरा ये कि आप बाईपास करें सारे एजेंट्स को, अब ये और तरीका अब आप आसान कर दिया है. आपने ये सब ऑनलाइन हो गया है. अब आपको किसी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है. आप तमाम चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपको कोई सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, लिटरल, ये सही बात है, तो फिर आप ज़रा होशियार हो जाएं. वो ख्वाब ही हैं. So what happens if somebody submits a fake document or some false information? Are there any repercussions, and they eventually get a visa or something like that, and then so we're improving our systems at how to spot that fake documentation, because sometimes these agents are, there's some good agents out there who are just helping, particularly if you're older or it's your first time. That's fine. It's the ones who are promising untold wealth, guaranteed visas, and ones who are making fake documents. They're the ones to worry about. So they help with the documents as well, that we'll make it for you. Sometimes they will make documents,
So we're getting better at spotting those fake documents, so you're much less likely to get a visa than you were before, so we're being much more stringent on applying those rules. But secondly, if you do get across to the UK on fake documentation, you'll be deported, you'll be put on a visa ban, you'll probably be put on a ban list in Pakistan as well. We work very closely with the government to protect the good applicants. Right. So, you know, there are repercussions. It's not risk-free if you go through a fraudulent visa agent. And do you also, you know, look into the universities which are actually not universities? They don't exist. Because there are some you know, Hopes fake universities, ones and non-existent fake ones, ones as well. non-existent, and they do this to low international students from third world countries. Yeah, so we're getting much better at spotting universities that don't exist, as you would expect us to. We should be, you know, we've put a lot of effort into getting that right now. Sure. We know whether the universities exist in the UK or not, but there are some universities that have been less rigorous in their vetting of students, and actually 9 of those last year decided not to take any Pakistani undergraduates anymore because they were being abused, the system was being abused, and they were not properly following up. Got it. And we need to crack down on that. So the students who are going, who want to do a course in the UK legitimately, so they can still go and do that and hopefully have a great time. जो गलत इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ों का, उनकी वजह से चीज़ें हम पे बंद हो जाती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, और फिर उन लोगों की हक तलफी होती है जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं, होते जेन्युइन स्टूडेंट्स हु आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कोर्स कर लें कोई, दे एंड अप गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम द यूके. सो 9 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दाखिले पे पाबंदी लगा दी because you know they misused the whole system. Yeah, और अब वो उन्होंने बड़ा अच्छा वेटिंग सिस्टम निकाल लिया, तो वो पता चल जाएगा, इसलिए आपको करने की कोशिश ना करें. How about the scholarships that people get, and the really big ones, Rhodes Scholarship or Commonwealth Scholarship and Chevening, my favourite. Of course, that too. And these are very popular in Pakistan, and a lot of brilliant Pakistani students have actually availed them and gone abroad. So that should be a smooth process, right? So that's a completely smooth process, and we'll be opening applications up in the autumn for the next cohort next year. So we've had about 3,000 Chevening and Commonwealth scholars over the last few years. But the whole point of those scholarships actually is we want those students to go to the UK, have a fully paid for experience, learn, and then come back. Right. And they've got fond memories, That's all, I hope, a of the condition UK. as well of the scholarship. Yep, and then 2, they will come back and help make Pakistan the great country it is, and even more so can be. And that's what we want. Obviously, almost, in fact, the ones who go on the scholarship, they do come back. They do come back. That's one of the, you know, what should a student or a family of the student, what should they verify before applying for the visa? So it's very about the agent particularly. So you know, if you should be able to do this yourself. If you should be able to. Most people should be able to. If you're very elderly and you don't have somebody to support you on the IT, or you struggle a little bit on learning, then I can see the benefits of a legitimate agent. But otherwise, you should be able to do this yourself on your phone. Have your documents at the ready, but make sure you fill in the form properly. So what we quite often see is people are denied visas because they're like, oh, everybody knows that I've got the money and I've submitted my bank statement, but they haven't followed the rules around how much money you need in for what time period. So the rules are strict, but if you meet them, then you should be okay in your visa application. In fact, you know what, that is the very thing why people rely on agents, because they are so scared of making a mistake on the form because if you are doubtful about like question number 4 or 5 or whatever, they're like, how can I just send it that way? So let's go via an agent. And I get that. And to be honest, the agents that are sort of sitting down and helping those people and explaining, you know, question 4 really means this, and make sure your paperwork lines up with question 5. Right. That's fine. It's the agents who are like, I can get you a university certificate, I can guarantee you a job, I can guarantee you a visa. They can't. Please avoid it. Actually आपको help कर रहे हैं उनकी nominal से फीस है और वो आपको वीजा दिलवा देते हैं. Since Jane Marriott is here, why not we ask her? Because there are a lot of on YouTube, there are a lot of tutorials. They actually tell you that this is how the form looks like. Yes. This is how you should you know, fill it up. Pakistani लोगों ने भी बनाया है. Exactly. So people can take help from there as well. I mean, it's just a learning thing. So you are doubtful about something, go take a little tutorial on YouTube, and it doesn't take a lot of time. Trust us on that. All right, Your Excellency,
Have you recovered from Arsenal losing to PSG? Oh, no, no. Didn't know that was coming. How can you raise this on national TV? No, now it has been raised, so please. So Nicolas, the French ambassador, and his wife were kind enough to invite all the Arsenal supporters and Brits like myself around to the French club. So we had to watch Arsenal be defeated on French premises. Oh my God. The hospitality was great, but it was not the outcome that I wanted. And penalties, come on, penalties. And a lot of Pakistanis were affected as well because, you know, Pakistan, the way they follow their own teams and all. Absolutely. But, you know, they did win the domestic league, Premier League. They did. And They were doing very well. Aston Villa, Europa champions. And, you know, Arsenal were runners-up. It's pretty good for British football. Pretty good season. Are you happy now? You wanted to ask and you got your Who answer? do you support? He's not going to say. Not saying. Why? Not But saying. just say it so we all know. In any case, thank you so much for answering all the questions. And Thank you. we have always promised you, जो भी आपके सवाल होंगे, जो आपके concerns हैं, वो आप हमारी तरफ भेजें. And this और is हम the of peak course visa application season. It is. So please And be be careful. cautious, be careful. और एक जो बात इन्होंने कही है, I'm going to repeat something that you said about when something is too good to be true, it usually is that way. आपको लग रहा है ना कि सुहाने बाग आपको नजर आ रहे हैं और ये तो मेरा इस तरह होगा और सब कुछ, वो जरूरी, वो ऑलमोस्ट जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये कह रहा है कोई 25,000 पाउंड आप दे दें और फिर आपको वीज़ा या आपकी मुलाजमत यकीनी है, ये झूठ है. हाँ, Do not fall into this trap. सुन के ही पता चल रहा है. ये झूठ है. Do not fall into this trap. प्लीज़ आप अपनी ज़मीन जायदाद जो आप बेच के वो 25,000 पाउंड भर रहे हैं वो ना करें अपने साथ. तो उतने पैसे इधर लगा के कोई बिजनेस कर लें. Your Excellency, thank you so much for your time. Thank you for having me back on. Always a pleasure. It's always good to have you. भाई ये इशू बहुत पुराना है और लिटरली अब इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए. हुकूमत पाकिस्तान को इस ज़मीन में कोई ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है. सोमाली क़ज़ाक़ों की कैद में कई पाकिस्तानियों को फंसे अब 1.5 महीना होने को आया है, मगर जान खलासी के असरात अब तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं. अहले खाना अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए नेचुरली बहुत फ़िक्रमंद हैं. उन्हें शिकवा है कि हुकूमत ने अब तक कज़ाक़ों के हाथों यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिश नहीं की है. पायरेट्स की, सोमाली पायरेट्स की यहाँ बात हो रही है और उन्होंने आपको पता है ना कि पाकिस्तानी एक क्रू में बहुत से पाकिस्तानी भी थे. उनको कब से उन्होंने हाईजैक कहते हैं, किडनैप कहते हैं, पूरी नहीं लेकिन पूरी शिप भी उन्होंने हाईजैक की हुई है. हाँ, शिप हाईजैक की हुई है. अच्छा, वो शिपिंग ऑफिस मतलब बहुत सी चीज़ें हैं वो डिमांड कर रहे हैं. इनकी फैमिलीज़ जो हैं कहाँ नहीं गए, शिपिंग ऑफिस गए, गवर्नर हाउस गए, एहतजाज भी किया, मगर हुकूमत की तरफ से अब तक कोई तसल्ली बख्श जवाब उन्हें नहीं मिला. उनकी फैमिलीज़ को शिपिंग कंपनी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. और पायरेट्स के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी की एक और वीडियो जो है वो भी सामने आ गई. और जब वीडियो सामने आती है ना तो और भी ज़रा वेरी हार्ट ब्रेकिंग, जिसमें यरगमाल बनाए गए यासिर खान बता रहे हैं कि वो बहरी जहाज़ के टैंक का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं. ज़ाहिर है अब 1.5 महीने से वो एक बीच समंदर में बैठे हैं. जो सफ़र को ख़त्म पहले हो जाना था अब वो सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा. और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें जल्द ना छुड़ाया गया तो वो ज़्यादा देर तक ये लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है. और मरियम यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, अहलिया हैं यासिर खान की. बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा. ज़ाहिर है आपकी तकलीफ़ और दर्द का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपसे हम सर्टनली ये जानना चाहेंगे कि आपका राब्ता कब कब होता है, आखिरी राब्ता कब हुआ था, क्या बता रहे हैं यासिर आपको अपने हालात के बारे में? ईद वाले दिन हमारी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनका टर्बो इंजन खराब हो चुका है और खाने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं, पानी भी ख़राब पी रहे हैं वो लोग, क्योंकि इंजन बंद होने की वजह से उनकी अब मशीन भी, आरओ प्लांट भी काम नहीं कर रहा है उनका, और तबीयत भी ख़राब थी सबकी वहाँ पर. और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आसपास जो है 2 दफ़ा दूसरे पायरेट्स ने भी अटैक किया है उनके जहाज़ पे. ओहो. अच्छा, आपके शौहर और उनके साथ जो बाकी लोग हैं उनके अगवा को अब बहुत दिन हो चुके हैं और हमने और काफ़ी सारे मीडिया ने ये मामला इब्तदा से ही जो है उसके बारे में बात की है और उठाया है. तो क्या इस दौरान ये बताइए मरियम कि इस दौरान हुकाम की जानिब से आपसे कोई राब्ता हुआ, कोई वादा, कोई तसल्ली, कोई अपडेट मिली वहाँ से कि वो कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमसे अभी तक किसी ने, हुकूमत की किसी भी बंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया. ईद के बाद से मुझे कोई अपडेट नहीं आई है. बस ये वीडियो रिलीज की थी उन्होंने, बस यही देखने को मिली है. अच्छा, हुकूमत की तरफ से आप कह रही हैं कोई राब्ता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें शिपिंग कंपनी भी एक मौजूद है, इंश्योरेंस वगैरह भी होती है, दीगर ममालिक की हुकूमतें भी हैं, इंडोनेशियन गालिबन ये शिप है.
क्या कहीं से कोई कोशिश की जा रही है जिसे आप संजीदा कोशिश समझ सकें? देखिए, मैं कंपनी के एक एजेंट से बात करती हूँ, वो मुझे जवाब भी प्रॉपर देते हैं, मगर मीटिंग्स भी काफ़ी होती हैं, वो मुझे बताते भी हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई आउटकम नहीं निकला है। मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं, मगर आउटकम कोई भी नहीं आया है अभी तक। अच्छा, अब फाइनली मतलब एक रास्ता तो यही है कि हुकूमतें और इदारे किसी तरह ये मसला जो है वो हल कराएं, और दूसरा ये है कि तावान अदा किया जाए, मतलब रैंसम मांगा जा रहा है जो कि बड़ी भारी रकम है। तो इस वक्त आपकी नज़र में क्या रास्ता है जिससे यासिर साहब और दीकर की जान जो है वो छुड़ाना मुमकिन हो? देखिए, अगर हुकूमत जो है वो प्रेशराइज करे कंपनी को, और जो कंपनी को यानी कि जो ओनर हैं शिप के उनको, तो ये मुमकिन है कि वहाँ से उनको निकाला जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई नेग्लिजेंसी हो रही है ना, जिसकी वजह से ये अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हुकूमत जो है वो ओनर को पुश करे तो शायद ये काम जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, आपको ये लग रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया मरियम यासिर, और दुआ ही हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर अ व्हाइल, और ख़ास तौर पे कंसर्निंग बात जो ये लगी है ना कि आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया अभी तक। वज़ारत पोर्ट्स एंड शिपिंग है, वज़ारत दाखिला है, सभी से हम दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ इस मामले को देखें। ये फैमिलीज़ हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दे नीड योर हेल्प। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।